Assalamualaikum class. Today we are going to study theory of automata and formal languages, and it is our lecture number 3. So first of all, we will look at the outline of our lecture. What we are going to study today in the lecture is that first of all we will study the three aspects or specifications of languages. It means whenever you have any kind of language, what are the three aspects or specifications on which you simply judge your language. Then we are going to study the formal languages versus the informal languages. And as our subject name depicts, we are going to study formal languages only. We are not concerned with the informal languages, which are mainly the human languages and all. Then we are going to study the finite versus infinite languages. And at last, we will be studying defining the languages, like what are the ways of defining. Like in this, we will be studying the ways of defining the language. So first of all, I will start with the first thing, that is three aspects or specification of languages. So first of all, our first specification is lexical. This is our first specification of language or first aspect of any language. First of all, we will see what is its formal definition. It is definition of the valid units of language. The valid set of letter unit is often referred as alphabet. अब इसमें हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि लेक्सिकल एस्पेक्ट, जब हम लैंग्वेज के लेक्सिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले ये बताते हैं कि उसका वैलिड यूनिट क्या है, यानी वैलिड यूनिट्स ऑफ लैंग्वेजेस. जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो मैं कहूंगी कि इसका वैलिड सेट ऑफ यूनिट्स क्या है कि हमारे पास ए से लेकर जी तक लेटर्स हैं. ये हमारे पास है वैलिड सेट ऑफ यूनिट्स. द वैलिड सेट ऑफ लेटर यूनिट्स इज ऑफन रेफर्ड एज द अल्फाबेट. इसको हम अल्फाबेट भी कहते हैं. यहाँ तो आपको इंग्लिश में वैसे ही पता है कि आप इन्हें अल्फाबेट्स कहते हैं, लेकिन आप किसी भी लैंग्वेज के जब वैलिड यूनिट्स को राइट डाउन करते हैं तो उसको हम अल्फाबेट ही कहते हैं. और अल्फाबेट को हम किस तरह शो करते हैं, हम लेटर सिग्मा से शो करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट को. तो अगर हम उर्दू की बात करें तो उसका अगर हम लेक्सिकल एस्पेक्ट देखें तो उसके अल्फाबेट क्या हैं, सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा कि उसके अल्फाबेट्स हैं कि हमने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास सारे के सारे हरूफ तहजी जो हैं वो अल्फाबेट के तौर पर आ जाएंगे. तो हम कहेंगे कि इफ वी हैव अ लैंग्वेज उर्दू, सो दीज ऑल, हमारे पास बड़ी ये तक हम कहेंगे कि दीज आर ओवर वैलिड अल्फाबेट्स. ये हमारे पास वैलिड अल्फाबेट्स हैं. इनको यूज करते हुए हमारी प्रॉपर एक लैंग्वेज बन रही है. ठीक है, ये हमारे पास चीज आ गई, हमें पता चल गया कि हमारे पास अल्फाबेट्स और वैलिड अल्फाबेट्स क्या होते हैं. ये हमारे पास पहला एस्पेक्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का. उसके बाद हम देखते हैं इसी की डेफिनेशन में, कीपिंग इन माइंड द अल्फाबेट देन डिफाइंस द वैलिड वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज. अब हमें पता चल गया कि हमारे पास स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज है और उसके अल्फाबेट्स हैं हमारे पास A to Z. तो अब लेक्सिकल एस्पेक्ट में ही हम दो चीजें बताते हैं. ये हमारे पास है पहली चीज कि हम उसका अल्फाबेट डिफाइन करते हैं, और दूसरी चीज ये है कि हम उसके वर्ड्स डिफाइन करते हैं. तो ये हमारे पास दो चीजें आती हैं लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर ही, कि हमारे पास उसके अल्फाबेट हम डिफाइन करते हैं और फिर हम उसके क्या डिफाइन करते हैं, वर्ड्स डिफाइन करते हैं. जब हम किसी लैंग्वेज के लेक्सिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम उसमें यही मेन दो चीजें बता रहे हैं कि भाई ये हमारी लैंग्वेज जो है इन स्पेसिफिक अल्फाबेट से मिलके बनी है, और उसके बाद उसमें ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं. जैसे कि मैं कहूँ वर्ड है कैट, वर्ड है ग्लास, या वर्ड है टेबल. तो जब मैंने किसी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स और उसके वैलिड वर्ड्स बता दिए तो मैंने लैंग्वेज का लेक्सिकल एस्पेक्ट डिफाइन कर दिया, कि मैंने लेक्सिकली बता दिया. अब ये लेक्सिकल एस्पेक्ट आप लोग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें लेक्सिकल एनालाइजर होता है और वो एक प्रॉपर एक बहुत मेन स्टेप है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में. सो यू विल अंडरस्टैंड कि आप ये सारी चीजें किस वजह से पढ़ेंगे और किस तरह पढ़ेंगे. लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी दैट व्हाट डू वी मीन बाय
है लेक्सिकल एस्पेक्ट एंड लेक्सिकल। ऑलराइट, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है सिंटैक्टिक एस्पेक्ट। Definition of rules for combining the units to form valid sentences, computer program in context of machines। अब हमारे पास क्या है कि सिंटैक्टिक में हमारे पास क्या आते हैं, एक्चुअली रूल्स आते हैं, यानी हमारे पास क्या रूल्स हैं कंबाइन करने के यूनिट्स को, उसे हम कहते हैं, ताकि वो वैलिड सेंटेंस बनाए, उसको हम सिंटैक्टिक एस्पेक्ट कहते हैं। यानी लेक्सिकल में हमने बताया कि ये यूनिट्स हैं और ये वर्ड्स हैं, लेकिन वो वर्ड्स बन किस तरह रहे हैं वो हमें सिंटैक्स बताएगा, या उन वर्ड्स को जोड़ के हम सेंटेंसेस कैसे बना रहे हैं ये चीज हमें सिंटैक्स बताएगा। सिंटैक्स मीन ग्रामर, जैसे आपके पास इंग्लिश ग्रामर है ना, एग्जैक्टली सेम चीज को हम कहते हैं सिंटैक्स, यानी कि हमारे पास एक्चुअली ये इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर कर ले, या आपकी कोई भी लैंग्वेज है तो उसकी कोई स्पेसिफिक ग्रामर होती है, उस ग्रामर को माइंड में रखते हुए आप कोई भी लैंग्वेज बनाते हैं, उसके सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके पैराग्राफ्स लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें, अगर कंप्यूटर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज हो तो उसके भी तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। हमें पता है कि हम किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह नहीं लिख सकते, कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, कैपिटल लिखना है वर्ड या स्मॉल लिखना है वर्ड। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो दैट इज समथिंग वी कॉल कि ये हमारे पास सिंटैक्स तो आपने पढ़ा हुआ है ना, तो ये सिंटैक्टिक एस्पेक्ट है, यानी लैंग्वेज का कोई एक एस्पेक्ट नहीं हो सकता, ये तीनों एस्पेक्ट्स मिलके लैंग्वेज को बनाते हैं। फर्स्ट लेक्सिकल, दूसरा है सिंटैक्टिक, और अब हम थर्ड एस्पेक्ट पे जाएंगे, दैट इज सिमेंटिक एस्पेक्ट। अब सिमेंटिक एस्पेक्ट जो है वो हमारे पास, हम उसकी पहले प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दैट इज कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन और मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, व्हाट आउटपुट टू प्रोड्यूस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन्स। इसे हम कहते हैं, हमारे पास ये होता है सिमेंटिक एस्पेक्ट, राइट। सो अब इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो चीजें हमने यूनिट्स डिफाइन कर दिए, वर्ड्स डिफाइन कर दिए, रूल्स डिफाइन कर दिए, लेकिन अब उसका मतलब क्या निकल रहा है, यानी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं किसी लैंग्वेज में तो व्हाट डज इट मीन्स, यानी हमारा मकसद क्या है। यानी अगर मैं आपको कह रही हूँ कि दरवाजा खोलें, ठीक है, आप दरवाजा खोलें, ये वर्ड्स है, एक सेंटेंस है उसमें दरवाजा खोलें 2 वर्ड्स है। अब ये 2 वर्ड्स अल्फाबेट से मिलके बने हैं, जो कि हरूफ तहज्जी है हमारे उर्दू की। अब सारी बात समझ आ गई, लेक्सिकल एस्पेक्ट डिफाइन हो गया कि हरूफ तहज्जी है, हमने उनको जोड़ना किस तरीके से है, फिर वर्ड्स को एक दूसरे के साथ किस तरह लगाना है, दैट इज समथिंग कि आपने उसका सेंटेक्स ठीक कर दिया। या मैं कोई लंबा सेंटेंस ले लेती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मुझे पानी का एक गिलास पिलाएं, लेकिन अब उसका सिमेंटिक एस्पेक्ट ये है कि आपको क्या समझ आ रही है जब मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे पानी का एक गिलास पिलाएं, या मैं क्या समझती हूँ, यानी मेरे नजदीक पानी क्या है, ग्लास क्या है, पीना क्या है, ये है उसका सिमेंटिक एस्पेक्ट। या आपके नजदीक इन सब चीजों की क्या मीनिंग्स हैं, यानी आप एक्चुअली उसके मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको मीनिंग पता होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, what do the machine understand, and what output produced in context of machine। यानी आपने अगर मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन दी है, आपने कहा है प्रिंट F और उसमें आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो अब आपने उसका मतलब आपको पता है ना, तभी आपने मशीन को वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी। मशीन उससे क्या अंडरस्टैंड करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करती है या नहीं प्रिंट करती, ये डिपेंड करता है कि आप दोनों की सिमेंटिक मैच हो रही है या नहीं हो रही। सो फाइनली वी अंडरस्टैंड कि आपके पास 3 है, आपके पास क्या क्या है, एस्पेक्ट्स है, लेक्सिकल है, उसके बाद सिंटैक्टिकल है, और उसके बाद आपके पास सिमेंटिक है। इसमें आप उसको प्रॉपरली सिर्फ डिफाइन करते हैं कि है क्या चीज, इसमें आप उसके रूल्स बताते हैं, और इसमें आप उसका मीनिंग बताते हैं। तो आपके पास ये तीनों चीजें हों तब ये मिला के आपके पास क्या बन सकती है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बन सकती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमने चीज पढ़नी है वो है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वी स्टडी इन द फॉर्मल लैंग्वेजेस। फॉर्मल लैंग्वेजेस आर यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिफाइनिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस।
हमारे पास बेसिस यही है. फॉर्मल लैंग्वेजेस हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स एंड डेविएशन फ्रॉम देम इज नॉट एक्सेप्टेबल. नो डीप इंटेलेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड देम. अब आपके पास जब फॉर्मल लैंग्वेजेस की आप बात करें तो वो बेसिस है कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए. फॉर्मेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर. अब फॉर्मल लैंग्वेजेस में हमारे पास स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं और अगर आप उन रूल्स से डेविएट करेंगे जरा सा भी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. तो आप एग्जैक्टली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कोई डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है. ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती जब आप फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, क्योंकि आपने एग्जैक्टली रूल्स को फॉलो करना है. हमें जरूरत होती है एज अ ह्यूमन बीइंग डीप अंडरस्टैंडिंग की अपनी बातों को समझने के लिए. बट फॉर कंप्यूटर साइंस यू डू नॉट नीड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेंटिक्स के एक बात की जा रही है तो उसका क्या मतलब हो सकता है. जो मतलब आपने डिफाइन कर दिया वो इसका मतलब एग्जैक्टली वही होगा. जैसे हमारी लैंग्वेजेस में इडियम्स होते हैं, लाइक उसका अगर आप लोग वर्ड वाइज अगर उसका मीनिंग देखें तो दैट इज डिफरेंट, लेकिन आपके लैंग्वेज में उसका मीनिंग एंटायरली डिफरेंट होता है. सो दैट इज समथिंग कि जो हम लोग देखते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस में. उसके बाद आपके पास फॉर्मल लैंग्वेज में के कॉन्टेक्स्ट में है a predefined set of symbols and string. Formal language theory studies purely the syntactical aspects of the language. अब formal languages में आपको semantics की जरूरत उतनी नहीं पड़ती. आप प्योरली सिंटैक्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि आपका कंप्यूटर है वो आपकी स्लैंग लैंग्वेज, आपके इडियम्स और आपकी डबल मीनिंग चीज कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा. तो आप सारा का सारा फोकस ही अपने सिंटैक्स पे रखते हैं और अपने लेक्सिकल पे रखते हैं. ऑल्दो ये याद रखिए कि सिमेंटिक एस्पेक्ट भी इंक्लूडेड होता है. हम जब किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं तो सिमेंटिक एस्पेक्ट इंक्लूडेड होता है, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे किस चीज से डील कर रहे होते हैं कि हम प्री डिफाइंड सेट ऑफ सिंबल्स एंड स्ट्रिंग्स आप लोगों ने प्री डिफाइन कर दिए होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए और फिर आप उसका सिंटैक्स देखते हैं और सिंटैक्स में बहुत बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. उसी की निस्बत अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेजेस को देखें तो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस हैव मेनी वर्जन. वी डू नॉट फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली, वी ऑफन डेविएट फ्रॉम द रूल्स एंड डीप इंटेलेक्ट मेक्स लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द लिसनर्स. सो ऑल द स्पोकन लैंग्वेजेस आर इनफॉर्मल. अब हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेजेस की बात आ रही है तो हम रूल्स को फॉलो करते हैं लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली नहीं. स्पेशली जब हम बोल रहे होते हैं, व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग, हमारी स्पोकन लैंग्वेजेस मेनली इनफॉर्मल होती हैं. यू डू नॉट केयर अबाउट द ग्रामर इफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश और इफ यू आर टॉकिंग इन उर्दू. वी डू नॉट केयर अबाउट द ग्रामर. वी आर जस्ट लाइक हमें जिस तरह भी अच्छा लगता है हम 2 लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोलते हैं, 3 लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज को ही ठीक नहीं बोल रहे होते, लेकिन फिर भी सुनने वाला बंदा हमारी बात को अंडरस्टैंड करता है बिकॉज वहां पे डीप इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है. बिकॉज यू अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, यू अंडरस्टैंड डिफरेंट मीनिंग्स. दैट इज वाई वो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको समझ आ जाती है. उसके बाद हमारे पास हम फॉर्मल लैंग्वेजेस को जरा डिटेल से पढ़ेंगे. द वर्ड फॉर्मल रेफर्स टू द फैक्ट that all the rules for the languages are explicitly stated in terms of what strings of symbol can occur. अब फॉर्मल से मुराद ये है कि हमें explicitly हमने हर चीज स्टेट कर दी है कि कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है और उसके अलावा कोई भी चीज नहीं हो सकती. यानी हम लैंग्वेज को प्रॉपरली पूरा का पूरा डिफाइन कर देते हैं और उसमें कोई कमी या पेशी नहीं हो सकती. No liberties are tolerated and no reference to any deeper understanding is required. हमारे पास कोई लिबर्टी नहीं दी जाती. आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि हाँ चले कोई बात नहीं, अगर आपने प्रिंट एफ नहीं लिखा और आपने लिख दिया प्रिंट इट तो आप किसी लैंग्वेज उसे एक्सेप्ट कर ले. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा. या ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहेंगे ओ सॉरी मुझे सेमीकोलन भूल गया था, या सॉरी मैंने सब चीजें कैपिटलाइज लिख दी सी में, या बेसिक यूज कर रहे थे तो आप कहेंगे ओ सॉरी मुझे याद नहीं रहा और मैंने सारी चीजें स्मॉल लेटर्स में लिख दी. तो आपका कंप्यूटर जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. आपकी एक डॉट या आपकी एक कॉमा की गलती भी एक्सेप्टेबल नहीं होती. नेक्स्ट हमारे पास इसी चीज के बारे में है कि लैंग्वेजेस
will be considered solely as symbols on paper and not as expressions of ideas in the minds of humans. हमारे पास जो हम लैंग्वेज बोलते हैं या हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं वो हमारे आइडियाज के एक्सप्रेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी फेमस फिलोसोफर का कोट पढ़ते हैं, कोटेशंस पढ़ते हैं, सो यू नो कि उनके बहुत डीपर मीनिंग्स होते हैं, उनके अंदर आइडियाज होते हैं. लेकिन हम फॉर्मल लैंग्वेजेस को इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहते. वो फॉर्मल लैंग्वेजेस आर सोनली सिंबल्स ऑन द पेपर, और वो सिंबल्स हमने लिख दिए और हमने कंप्यूटर को बता दिया इस सिंबल से आपने ये वाले स्विचेस ऑन करने हैं और ये वाली चीजें परफॉर्म करनी है, 1-0 की फॉर्म में कन्वर्ट होना है और वो काम हो जाए. अब उसमें कोई आइडिया या कोई एक्सप्रेशन इन्वॉल्व नहीं है जब आप कंप्यूटर के साथ उस लैंग्वेज को रीड कर रही हैं. In this basic model, language is not communication among intellects, but a game of symbols with formal rules. So ये कोई communication नहीं हो रही, intellectual wise communication नहीं हो रही, बल्कि it's just the symbols. You write the symbols, your computer understands the symbol, and that is how the things go on. So उसके बाद हमारे पास the term formal used here emphasizes that it is the form of the string of symbols we are interested in, not in the meaning. अब यहाँ पे फॉर्मल से हम एम्फसाइज इसी बात पे कर रहे हैं कि हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास सिंबल्स कौन से हैं स्ट्रिंग में, उसके मीनिंग पे फोकस नहीं कर रहे. लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब मैं ये कहती हूँ कि वी डू केयर अबाउट मीनिंग, उसका मतलब ये होता है कि आउटपुट और इनपुट वाइज वी डू केयर अबाउट मीनिंग. इट्स नॉट लाइक आपके बहुत सी चीजें, अब आप हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो उसमें आपके वर्ड्स भी इस तरह के होते हैं कि यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इफ लगा रहा हूँ या इफ लगा रही हूँ तो उसका क्या मतलब है, एल्स का क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें हमारे पास अंडरस्टैंडेबल होती हैं. लेकिन बहरहाल आपके कंप्यूटर को नहीं पता कि इफ इज सम कंडीशन इन योर माइंड, और योर कंप्यूटर डज नॉट नो कि एल्स इज समथिंग व्हाट यू अंडरस्टैंड एज अ ह्यूमन. कंप्यूटर को सिर्फ ये पता है कि मैंने एल्स का कीवर्ड आएगा तो उसके बाद मैंने ये नीचे वाली लाइन चला देनी. इट डजंट नो व्हाट इज इन योर माइंड, इट इज जस्ट व्हाट यू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड. तो उस चीज को फॉलो कर. उसके बाद है इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स, a formal language consists of words whose letters are taken from an alphabet and are well formed according to a specific set of rules. यानी अब हम मैथमेटिक्स, कंप्यूटर या लिंग्विस्टिक्स में अगर इससे फॉर्मल लैंग्वेजेस को डिफाइन करें तो वो एक्चुअली क्या होते हैं, उनके पास वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स किस चीज से बने होते हैं. वी हैव वर्ड्स, so we have specifically words जो कि बने होते हैं लेटर्स से, और लेटर्स हम कहाँ से लेते हैं, हम लेटर्स लेते हैं अल्फाबेट से, एंड दैट्स इट. So later the alphabets of a formal languages consist of symbols or letters or both that concatenate into strings of the language. और हमारे पास अल्फाबेट एक्चुअली क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसमें लेटर्स या सिंबल्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इंग्लिश की बात करते हैं, इफ यू ओनली टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में हमारे पास, ओके लेट्स रीड इट फर्स्ट. ईच स्ट्रिंग कंकैटिनेटेड फ्रॉम द सिंबल्स ऑफ दिस अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड. सो इफ यू टॉक अबाउट द लेटर्स, इंग्लिश में अगर हम लेटर्स की बात करें, लेट्स से कि उसके अल्फाबेट में आपके पास आ रहा है ए बी सी और आपके पास जी तक लेटर्स आ रहे हैं, तो एक बात बताएं, जब हम वर्ड्स बनाते हैं या सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम कॉमास, डॉट्स, क्वेश्चन मार्क, इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास और इस तरह की चीजें भी यूज करते हैं. इसका मतलब जब हम पूरी लैंग्वेज की बात करते हैं, when we talk about a whole language, तो सिर्फ वर्ड्स, सिर्फ उसमें अल्फाबेट्स तो नहीं, उसमें स्पेशल सिंबल्स भी हैं. तो हम उन स्पेशल सिंबल्स की भी बात करते हैं कि वो भी हमारे पास लैंग्वेज का ही पार्ट होते हैं. और उसके बाद हमारे पास बनता क्या है, ईच हम क्या करते हैं कि सिंबल्स और लेटर्स को पिक करते हैं और फिर उन्हें कंकैटिनेट करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रिंग्स बन जाती हैं.
और स्ट्रिंग असल में क्या होती है, स्ट्रिंग कैन गेट जनरेटेड फ्रॉम द सिंबल्स ऑफ द अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी आपने स्ट्रिंग, जैसे आपके पास ये लेटर्स थे ए बी सी, लेट से मेरी लैंग्वेज में सिर्फ ए बी सी है, सिर्फ यही लेटर्स है, अल्फाबेट्स हैं, तो इससे मैं क्या लेटर बनाऊंगी, समझे मैंने इससे लेटर बना लिया ए बी ए। तो ये लेटर्स को मैंने कनकैटिनेट करके एक स्ट्रिंग बनाई, तो ये स्ट्रिंग क्या है, एक्चुअली मेरा वर्ड है। इस तरह मैंने वर्ड बना लिया सी बी बी, ये भी मेरा एक वर्ड है। या मैंने बना लिया ट्रिपल ए, ये भी मेरा एक वर्ड है। किस लैंग्वेज में से, इस ए बी सी लैंग्वेज में से, क्योंकि मेरी लैंग्वेज ही ये है। अब उसके बाद हमारे पास है फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट लैंग्वेजेस। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज कौन सी होती है। फाइनाइट लैंग्वेज इज काउंटेबल सेट ऑफ वर्ड्स, यानी आपके पास काउंटेबल सेट ऑफ वर्ड्स है। कैन बी डिफाइंड बाय लिस्टिंग द वर्ड्स। कार्डिनैलिटी इज फाइनाइट, लाइक कार्डिनैलिटी है उसकी फाइनाइट। लेट्स से कि हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं जो नीचे आ रही है। हमने ये सोचा कि आपके पास सारी फाइनाइट लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि जी मेरे पास 10 वर्ड्स हैं, मेरे पास 100 वर्ड्स हैं, मेरे पास 10,100 है, मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 10 lakhs है, मिलियंस हैं, चलिए मिलियन तक हैं, लेकिन आई कैन काउंट देम। एक मैंने आपको पहले भी ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। सो उसमें जितने भी वर्ड्स हैं दे आर काउंटेबल। How they are countable? You will have 1 book, 2 books, 3 books, 4 books or 10 books of English words, but still it's countable. There is an ending for it. So this is something we say countable words. So the language can be defined by listing all the words. अब it doesn't matter कि वो list करने में आपको कितना टाइम लग जाए। तो अब यहाँ पे हम छोटी छोटी लैंग्वेजेस से स्टार्ट करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह उसी तरह हमारे पास बड़ी लैंग्वेजेस भी बनती है। सो कार्डिनैलिटी, आपने सेट की कार्डिनैलिटी पढ़ी थी ना। सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ये हम मैंने आपको कार्डिनैलिटी पढ़ाई थी कि कार्डिनैलिटी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी कार्डिनैलिटी है लेस देन इंफिनिटी, तो इसी वजह से ये फाइनाइट है। अब हमारे पास लेट्स से वी हैव अ लैंग्वेज, उसमें सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। वी हैव अ लैंग्वेज, उसका अल्फाबेट ये है, ये हमारे पास अल्फाबेट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है काफी दफा कि अल्फाबेट को आप किस स्पेसिफिक सिंबल से शो करते हैं। अब अल्फाबेट ये है। अब हमने लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया कि ओवर लैंग्वेज, व्हाट इज ओवर लैंग्वेज। हमने बता दिया कि जी हमारी लैंग्वेज का रूल क्या है। ये हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसके सारा सिमेंटिक और we are only talking about syntax and lexical aspect of the language. So right now we are saying कि जी all the strings having length 3, मेरे पास एक लैंग्वेज है, उसके 2 ही अल्फाबेट्स हैं A और B, और उसके वर्ड्स किस तरह के होंगे, तमाम वो स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 3 हो। अब आप देखें कि A और B से आप 3 लेंथ्स वाले कितने से वर्ड्स बना सकते हैं। ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है। You can write A 3 times, then you can write B 3 times, then you can write double A B, A double B, A B A, similarly B B A, B A A and B A B। आप इससे सिर्फ यही वर्ड्स बना सकते हैं अगर इसकी लेंथ है 3। अगर मैं कहती कि भाई हमारे पास जो लेंथ है वो है 2, लेट्स से मैं कहती 3 नहीं, मैंने 2 लेंथ के बना ली, तो फिर मेरे पास क्या वर्ड्स बनते, A A, B B, A B और BA, ये मेरे पास वर्ड्स बन जाते। अगर मैं कहती कि इसकी लेंथ सिर्फ 2 है, और अगर मैं कहती इसकी लेंथ सिर्फ 1 है, अगर सिर्फ 1 है तो फिर तो मेरे पास सिर्फ 2 वर्ड्स बनते A और B। तो ये मेरे पास अल्फाबेट होते हैं और वो मेरे अल्फाबेट से मेरे वर्ड्स भी होते हैं, क्योंकि मेरा रूल ही है कि मैंने सिर्फ एक ही, उसकी लेंथ ही 1 रखनी है। अब जब लेंथ ही 1 रखनी है तो मैं दूसरे कनकैटिनेट ही नहीं कर सकती। सो इस तरह जब हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो हमने बड़े बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, जहां हम अपनी मर्जी से सोचेंगे कि हमारे पास अल्फाबेट ही एक है। लेट्स से मेरे पास अल्फाबेट ही एक होता, सिर्फ A होता, तो उसकी मेरे पास, मैं कहती हूँ उसकी लेंथ होनी चाहिए 3, तो मेरे पास क्या वर्ड बनता है, सिर्फ एक वर्ड बनता है, ट्रिपल A, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास वर्ड बन जाता है।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है। इनफाइनाइट सेट ऑफ वैलिड वर्ड्स, अब मतलब इनफाइनाइट सेट ऑफ वैलिड वर्ड्स, वर्ड वैलिड है लेकिन इनफाइनाइट है। अच्छा, अब वो किस तरह से कैन नॉट बी लिस्टेड कंप्लीटली, हम उसे कभी लिस्ट ही नहीं कर सकते। कार्डिनैलिटी इज इनफाइनाइट, आपके पास ये कार्डिनैलिटी है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। उसकी एग्जाम्पल ये हो सकता है आपको थोड़ा सा मसला हो इस एग्जाम्पल को देखने में, लेकिन आगे आप इन चीजों से बहुत ज्यादा डील करें। तो मतलब ये है कि लेट्स से कि मेरे पास है एक अल्फाबेट एक्स, यानी कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नाम है L4 लैंग्वेज है और उसके अल्फाबेट्स है मेरे पास सिर्फ एक्स, और मैंने कहा है कि अल्फाबेट के ऊपर स्टार लगा दिए। ये जो स्टार होता है ना, जब हम किसी भी चीज के ऊपर इस तरह स्टारिक का निशान लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इसे रिपीट कर सकते हैं जितनी मर्जी दफा चाहें, यानी कि हमारे पास रिपीट हमारे पास ये ऑटोमेटा की टर्म है। यानी ऑटोमेटा में मैं आपको इस पे पूरे थ्योरम्स पढ़ाऊंगी, लेकिन क्योंकि अगर मैं आपको ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे पहले करवानी पड़ेंगी, अगर मैं आपको ये थ्योरम पहले करवा देती और आपको ये ना पता होता कि लैंग्वेज के कौन से एस्पेक्ट्स हैं तो भी मसला होगा। तो एस्पेक्ट्स में पहले करवा रही हूँ, लेकिन असल में इसे कहते हैं क्लीन क्लियर। ये एक प्रॉपर थ्योरम है और ये बहुत ज्यादा यूज होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अल्फाबेट के ऊपर स्टैरिक लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस अल्फाबेट को जितनी मर्जी दफा चाहे रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उसके वर्ड्स इनफाइनाइट होते हैं। आप पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, ये एम्प्टी सेट को शो करता है। फिर आप लिखते हैं एक दफा एक्स, दो दफा एक्स, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, छह दफा। इसका मतलब ये होता है कि एक्स की पार एनीथिंग, एक्स की यहाँ पे जो पार है ना, इट कुड बी एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लाइक इन्फिनिटी, आपके पास होती है उसकी पार। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 0 को 1 तो नहीं शो करते मैथमेटिकली, तो आप एक्स रेज टू पावर 0 को कहते हैं कि जी वो 1 हो गए, लेकिन हमें वो चीज नहीं देखनी, इट्स नॉट मैथमेटिकली। इसका मतलब 0 मतलब एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो एम्प्टी सेट आ गया। फिर जब एक्स की पावर 1 हुई तो 1 आया, एक्स की पावर 2 हुई तो 2 आया। तो एक्चुअली स्टार का मतलब ये होता है कि इसकी एक्स की रेज टू पावर है और उस रेज टू पावर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही सब जाने। अभी आपने मैथ्स को इसके साथ मिक्स नहीं करते। सो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम आप लैंग्वेज को डिफाइन कैसे करते हैं। आई होप कि आपको पीछे वाली चीजें समझ आ गई होंगी। नाउ इफ नाउ वी टॉक अबाउट डिफाइनिंग द लैंग्वेज, सो अगर हमने डिफाइन करने लैंग्वेज को, सो वी हैव 4 स्पेसिफिक वेज ऑफ डिफाइनिंग द लैंग्वेज, लाइक सो व्हाट आर द वेज? दीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज descriptive method, then we have recursive method, then we have the regular expressions, and finally we have finite automata. These are the 4 ways, the way we can define the language. So if we talk about the descriptive method, so आप क्या कर रहे हैं, आप लैंग्वेज को डिस्क्राइब करें। अब आप लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब करें? आपने जी उसके अल्फाबेट्स बता दिए, उसके वर्ड्स बता दिए, और आपने उसकी एक पूरी ग्रामर की बुक लिख दी। और आपने क्या किया कि आपने ग्रामर की बुक और आपने सारे वर्ड्स को लिस्ट आउट कर दिया। 2-3 किताबें लिखती जिसमें सारे वर्ड लिस्ट आउट हो गए। लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल लैंग्वेज। लेट्स टॉक अबाउट अ लैंग्वेज ऑफ हैविंग ओनली 2 अल्फाबेट्स, ओनली 3 अल्फाबेट्स। तो उसको डिस्क्राइब करना तो हाफ पेज पे भी पॉसिबल होगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना बड़ी लैंग्वेज की। अब बड़ी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए। हम बात ही करें जी हमारी लैंग्वेज में सिर्फ 3 अल्फाबेट्स है, 1 2 3। अब alphabets are actually the symbols which are used to make the words. अब देखें, मैथ्स के सिंबल्स और होते हैं, इंग्लिश के सिंबल्स और हैं, उर्दू के और हैं, चाइनीज के और हैं, हिंदी है तो उसके और हैं, फ्रेंच है तो मतलब हर लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक सिंबल्स हैं, एक स्पेसिफिक सिंबल है। तो अब मेरी लैंग्वेज है, आई एम गोइंग टू मेक अ लैंग्वेज एंड आई एम सेइंग कि मेरी लैंग्वेज है, उसमें 1 2 3 बस 3 ही वर्ड्स हैं और उन 3 ही अल्फाबेट्स हैं, और उन 3 अल्फाबेट्स को यूज करके मैं स्पेसिफिक वर्ड्स बना रही हूँ, तो डिस्क्राइब कर दूंगी मैं उसको एक स्पेसिफिक पेज पे। अब ये जो नीचे वाली 3 चीजें हैं ना, ये प्रॉपर आप ये समझ लें कि आपके चैप्टर्स हैं। एक्चुअली ये सभी आपके चैप्टर्स हैं, आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस टू वे टू लॉन्ग थिंग, देन फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रिकर्सिव मेथड। तो अब अगर आप ये समझें कि मैं आपको सिर्फ ये डिफाइन करके बताऊं तो इनमें ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। तो हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जब ये चीजें आएंगी
जब जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि हम इन चीजों को किस तरीके से पढ़ लें. So right now we just talk about the descriptive method, और ये भी काफी लंबा है लेकिन we will talk about this. अब in descriptive method of defining a language, detailed description of conditions imposed on the words are written down. हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द वर्ड्स आर रिटन डाउन. आपने जिन रूल्स के तहत अपने वर्ड्स को बनाना है आप उन्हें लिख देते हैं. मेरे वर्ड्स की लेंथ 2 होगी, मेरे वर्ड्स की लेंथ 10 होगी, या मेरे वर्ड्स की लेंथ 4 to 10 होगी. इसका मतलब मेरे वर्ड्स में कम से कम 4 लेटर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 लेटर्स होने चाहिए. अच्छा, अगर आप ये कंडीशन इंग्लिश लैंग्वेज में भी लगाएं तो कितने से वर्ड्स आप लिख लेंगे? मतलब अगर आप कंडीशन लगाएं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के सारे सिर्फ वो वर्ड्स जिनमें 3 लेटर्स आते हैं, सो अब आप देखेंगे कि आपके पास वर्ड्स कम हो जाएंगे. सो इसी तरह आप एक कंडीशन लगा देते हैं, अपनी कोई लैंग्वेज बनाते हैं. हालांकि हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बहरहाल it was just for example. The rules which defines the way of making all the words in the language is described. वो एक स्पेसिफिक रूल, जो आप देखें रूल्स भी हो सकते हैं. There could be rules, there could be many rules, and there could be just one single rule. So if we are talking about formal language and we are talking on a very basic level, हम बहुत बेसिक लेवल में बात करें, हम एक अल्फाबेट लेंगे और इस एक अल्फाबेट से भी हम वर्ड्स बनाएंगे. सो ये बहुत बेसिक लेवल है व्हेन यू आर स्टार्टिंग मेकिंग योर ओन लैंग्वेज. सो इफ यू आर स्टार्टिंग मेकिंग योर ओन लैंग्वेज, इट सिंपली मीन्स दैट यू हैव जस्ट वन रूल. सो दिस इज जस्ट अ वन रूल. आपका अगर एक अल्फाबेट है तो हो सकता है वो एक रूल से भी बन जाए, उसके वर्ड्स बन जाए. सो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. Let us consider some simple examples of languages. Like if we start with an alphabet having only one letter, then letter X. Alright, let's say we have letter X. ये हमारे पास alphabet है X. और उसके बाद मैंने कहा कि we can define a language by saying that any non-empty string of alphabet characters is a word. अब मैंने कहा कि any non-empty string of alphabet characters is a string. इसका मतलब empty set नहीं आ सकता, empty नहीं हो सकता, यानी x raised to power 0 नहीं हो सकता, not possible. x raised to power 0 नहीं हो सकता. इसके अलावा any string, इसके अलावा any string का मतलब ये है कि मैं x को जिस मर्जी तरीके से जितनी मर्जी दफा लिखूं वो मेरा वैलिड होगा, क्योंकि मैंने कहा ना any string मतलब एक दफा लिखूं, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, या एक दफा लिखूं फिर 4 दफा लिख दूं, 3 दफा लिख दूं, फिर 2 दफा लिख दूं, जिस मर्जी अरेंजमेंट में लिखूं, जितनी मर्जी दफा लिखूं. देखिए अभी याद रखें कि अभी हम इसके ऊपर स्टैटिक की बात नहीं कर रहे. अभी हम सिर्फ वैसे कह रहे हैं कि मेरे पास एक लैंग्वेज है और वो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं और वो उसके अलावा एनी सेट एनी स्ट्रिंग, बट इट शुड बी नॉन एम्प्टी. जब हम इस क्लीन क्लियर की बात करते हैं ना, यानी जब स्टार की बात करते हैं, तो फिर हम बड़े प्रॉपरली चलते हैं, पहली दफा दूसरी दफा, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है. चले ये आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि व्हेन वी विल स्टडी दिस इन डिटेल यू विल अंडरस्टैंड. सो टू राइट दिस इन एन अल्टरनेट फॉर्म, हम एक अल्टरनेट फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकते हैं कि वी हैव अ लैंग्वेज 1 एंड वी हैव x रेज्ड टू पावर n एंड फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 कहीं भी जा रहा है. अब मैंने एक और तरीके से डिफाइन कर दिया. मैंने कहा मेरी एक लैंग्वेज है, उसमें सिर्फ एक ही लेटर है x, लेकिन उसका रूल क्या है कि x के ऊपर मैंने पावर लगा दी है n, और मैं कह रही हूँ n कुड बी एनी नंबर, राइट. तो मैंने कह दिया n इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड एनी नंबर. मैं ये भी कर सकती थी कि मैं कहती n इज इक्वल्स टू 3 4 5 और फिर एनी नंबर, तो पहले 2 लेटर्स स्किप हो जाते. या मैं ये भी कह सकती थी n इज इवन. मेरा ख्याल है कि ये वाली एग्जाम्पल मैं आगे आपको करवाऊंगी. या मैं कहती n इज ऑड, या मैं कहती n इज अ प्राइम नंबर. अच्छा लेट्स से अगर मैं कहती n इज प्राइम, इसका मतलब मेरे पास x की पावर्स क्या आती, x की पावर आती 2 3 5, फिर आती 7, फिर आती 11, फिर आती 13,
और मैं इसी तरह लिखती, पहले 2 दफा x लिखती, फिर 3 दफा लिखती, फिर 5 दफा लिखती, चले ये तो ऑड में भी 3 और 5 आ जाता है, फिर 7 दफा लिखती, फिर 11 दफा, 13 दफा, तो ये मेरे पास हो जाता, तो मेरे पास ये लैंग्वेज बन जाती क्योंकि मैंने उसे डिफाइन इस तरीके से किया। अब एक और हम देखते हैं कि कंसीडर अनदर लैंग्वेज, लेट अस बिगिन विद द अल्फाबेट। लेट्स से कि मेरी एक और लैंग्वेज है, मैंने कहा जी उसके अल्फाबेट्स 0 से लेके 9 तक। अब 0 से लेके 9 तक मेरे सारे के सारे अल्फाबेट्स आ गए। एंड डिफाइन द सेट ऑफ वर्ड्स, सो L3, लेट्स से माय लैंग्वेज इज L3। अब आप ये क्या करते हैं, आप यहाँ पे लैंग्वेज का कोई नाम भी रख सकते हैं, माय लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, इट्स ऑल पॉसिबल, इट्स ऑल कंसीडरेबल, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक वी आर गोइंग टू डिफाइन द लैंग्वेज बाय राइटिंग जस्ट L एंड वी आर राइटिंग 1 2 3 4 5 6 विद इट टू डिफाइन द लैंग्वेज एंड इट्स जस्ट फॉर कन्वीनियंस, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देन व्हाट इज द डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंग्वेज, एनी फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ अल्फाबेट लेटर्स डज नॉट स्टार्ट विद द लेटर 0। आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, दैट शुड बी फाइनाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, लाइक आपके पास क्या है, फाइनाइट स्ट्रिंग है, एक बात आपको डन होगी, पता चल गई यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अल्फाबेट लेटर्स को यूज करना है, डज नॉट स्टार्ट विद लेटर 0, 0 से भाई कुछ स्टार्ट नहीं करना आपने, अब 0 से आपने कुछ स्टार्ट नहीं करना, तो जब आपने 0 से कुछ स्टार्ट नहीं करना तो हमारे पास क्या आएगा, दिस लैंग्वेज लुक्स लाइक द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रिटन इन द बेस 10। हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे 1 2 3 4, हमने 0 नहीं लिखा लेकिन 0 वैसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक लैंग्वेज बन गई। और उसके बाद हम एक और चीज कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर अनदर लैंग्वेज। लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज है और उसके अल्फाबेट्स हैं A और B, ये हमारे पास 2 अल्फाबेट्स है और लैंग्वेज है ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग 2 A's। अब मैंने वो सारी स्ट्रिंग्स बनानी है जिसमें 2 A's आए, ठीक है। अब हम क्या, जस्ट थिंक अबाउट इट and even for your practice what you should do, you should pause the video and you should write down all the strings which are having 2 A's and when you आप जब इसे लिख लें तो फिर वीडियो को दोबारा चलाएं और देखें कि जो मैंने आपको बताया वो ठीक है या नहीं ठीक। So I hope you are done. So this language will contain all the words that start with 2 A's or have 2 A's anywhere in the word, मतलब 2 A's होने चाहिए ना, मैंने कहा all strings having 2 A's, चाहे तो स्टार्ट में हो, चाहे तो एंड में हो, चाहे दरमियान में हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास लैंग्वेज क्या होगी, देखें A A A A A B A B A B A A A A B A B A B फिर B डबल A फिर B डबल A B। अब आप बनाए इस लैंग्वेज को और आपने क्या करना है, ये मेरी बात सुन ले यहाँ पे कि आपने इस लैंग्वेज के और इनके अलावा और पॉसिबल वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। और आपने वो बेशक कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता दें, दैट वुड बी बेटर कि आप इन वर्ड्स को बनाएं एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और आई विल जस्ट टेल यू अनदर वे जिससे आप मुझे ये चीजें चेक करवा सकते हैं, बिकॉज विदाउट चेकिंग आप या विदाउट प्रैक्टिस आप इन लैंग्वेजेस को कभी भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें एक और कौन सा वर्ड हो सकता है जिसमें 2 A's हो। लेट्स से कि मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ A A B B and B, लाइक आई कैन राइट 3 B's। क्या उन्होंने कोई कंडीशन लगाई है B पे कि B कितने होने चाहिए? नहीं भाई, B तो कितने भी हो सकते हैं, उन्होंने सिर्फ कहा है कि A 2 होने चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो अब आप खुद सोचें कि B's की वैल्यू इंक्रीज अगर मैं करती जाऊं तो ही मेरे पास इनफाइनाइट लेटर्स बन जाएंगे, इनफाइनाइट वर्ड्स। अच्छा, अब लेट्स से कि मेरे पास एक और अल्फाबेट है, दैट इज A A B और C C। यहाँ पे मेरे पास है ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग इवन नंबर ऑफ A एंड C एंड ऑड नंबर ऑफ B। अच्छा, अब आपको वैसे भी नजर आ रहा है कि A के इवन नंबर्स हैं, C के भी इवन नंबर्स हैं और B वैसे ही आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ये आपको वैसे भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं अब कह रही हूँ कि आपने जितनी भी स्ट्रिंग्स बनाने हैं उसमें आपके पास इवन नंबर ऑफ A और C होना चाहिए और ऑड नंबर ऑफ B's होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अब आप दोबारा करें, पॉज द वीडियो एंड जस्ट राइट डाउन द वर्ड्स, लाइक 3 or 4 वर्ड्स एंड देन मैच देम, ठीक है। तो आपने उन्हें मैच करना है। हाँ, आप ज्यादा वर्ड्स भी लिख सकते हैं ताकि आपकी मैचिंग ठीक हो सके। अच्छा, अब इसमें देखिए कि हमारे पास क्या होगा। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर वैसे भी करना चाहूंगी, अभी आप ये वर्ड्स देखें एंड दे कुड बी
like lots of words and there are lots of words. यहाँ पे एक बात जो आपने कंसीडर करनी है वो ये है कि ऑड नंबर ऑफ एज आ भी नहीं सकता. उसकी वजह क्या है कि जब मैंने लिख दिया ना ए इकट्ठा कॉमा लगा दिया, ठीक है, ये एक लेटर है, ये एक अल्फाबेट है, यानी कि ये एक सिंगल अल्फाबेट है, सिंगल अल्फाबेट. इसका मतलब है कि आप इसे तोड़ के तो नहीं लिखेंगे. यानी जब आपने लैंग्वेज में लिखा ए लिख दिया, उसके बाद आपने इसे दोबारा लिखना है तो आप खाली ए तो नहीं लिख सकते. आपने क्या किया, इसको तोड़ दिया. ये तो उसी तरह हो गया जैसे 8 लिखा हो और आप कहेंगे भाई एक दफा मैंने 8 लिखा है और एक दफा मैंने इसको तोड़ दिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिए तो 80 बन गया मेरा. नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. इफ इट इज 8 तो आपने दोबारा लिखना है तो दैट वुड बी 8. सो आपने ये याद रखना है कि डबल ए मीन्स कि ये एक सिंगल अल्फाबेट है, वन अल्फाबेट है और इस अल्फाबेट की शेप ही ऐसी है कि इसमें 2 दफा ए लिखा. तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. और ये गलती बहुत कॉमन करते हैं बच्चे फर्दर ऑन भी. जब मैं उनको लैंग्वेजेस देती हूँ जिसमें डबल वर्ड्स लिखे होते हैं वो उनको 2 दफा काउंट करते हैं. अब लेट से अगर मैं इसको देखूं, ये स्ट्रिंग है CCD, इसमें कितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं? 2, 3 नहीं यूज हुए क्योंकि CC तो एक सिंगल अल्फाबेट है क्योंकि मैंने डिफाइन ही उसको सिंगल के तौर पे किया. वो डबल टाइम लिखा हुआ है लेकिन दैट इज अ सिंगल अल्फाबेट. या आप यहाँ पे देखें, ये जो है इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 3 है. इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? भाई 2 है. इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 2. इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 2. AACC. ये चीज आपने कंफ्यूज नहीं करनी, ठीक है, कि मैं आपको फिर से बता रही हूं, दैट इज अ सिंगल अल्फाबेट, नॉट अ डबल अल्फाबेट, राइट. सो अगर आप इस चीज को माइंड में रखें, आपको ये बात मैंने बता दी कि भाई ये सिंगल अल्फाबेट है, डबल नहीं है, राइट. सो अगर ये सिंगल अल्फाबेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे कभी भी सिंगल तो यूज ही नहीं कर सकते. तो इसका मतलब हमेशा आपके पास A और C के इवन नंबर्स ही आएंगे, आप जो भी स्ट्रिंग बनाएं. देखिए आपको अल्फाबेट से भी ये बात पता चल गई थी लेकिन मैंने लैंग्वेज की डेफिनेशन में भी ये बात लिख दी. उसके बाद ऑड नंबर ऑफ बीज, हाँ ये एक कंडीशन है क्योंकि बी इवन नंबर्स ऑफ टाइम भी आ सकता है. क्यों? क्योंकि हम बी को भी अगर 2 दफा लिखें, सिर्फ 2 दफा लिखते हैं तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स भी तो आ सकते हैं. मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी B A, लेकिन ये वाला वर्ड पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें बी 2 दफा आया हुआ. बी इवन टाइम्स नहीं आएगा, बी हमेशा ऑड आएगा. 3 दफा आएगा, 1 दफा आएगा, 5 दफा आएगा, 7 दफा आएगा और इसी तरह आएगा. अब इन वर्ड्स को छोड़ के भी आप 5-10 वर्ड्स बनाएं, काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब आप समझे कि अब यहाँ पे हमारे पास है कि हमें एक और हमारे पास लैंग्वेज है और ये देखिए लैंग्वेज ही लिखी हुई है. अगर लैंग्वेज लिखी हुई है तो आप इसे देख के क्या अंदाजा लगा रहे हैं? आपको पता चल रहा है कि भाई 1 3 5 7, तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो सारे ऑड चल रहे हैं. तो आपको पता चला कि अच्छा दिस इज x रेज्ड टू पावर ऑड नंबर ऑफ टाइम. यानी अल्फाबेट आपके पास क्या था? सिर्फ अल्फाबेट में है सिर्फ x. यानी आपको लैंग्वेज देख के पता चल रहा है कि अल्फाबेट सिर्फ x है और अल्फाबेट की और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की ये है. या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऑड नंबर्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है. अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो ऑड नंबर्स ही आएंगे. 0 को पुट करें 0 + 1 1, 1 को पुट करेंगे तो 2 + 1, आपको वो इस तरह चलता जाएगा सारा का सारा. सो दैट वाज द एंड ऑफ माय लेक्चर. अब आपने क्या करना है कि काइंडली कमेंट एनी और ऑल क्वेश्चंस. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. आप सबने लेक्चर सुनना है एंड जस्ट कीप इन माइंड कि मुझे पता है कि आप लोगों की क्या स्ट्रेंथ है एंड आई कैन वॉच द व्यूज एंड आई कैन सी द वॉच टाइम इफ यू आर जस्ट जजिंग मी कि हमने सुन लिया या हमने कर लिया. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इमीडिएटली and do practice what is taught because without practice you won't be able to
able to pass the exams. ये मैं आपको finally बता रही हूँ, मैंने आपको start में भी बताया था that is a very mathematical subject and if you will not practice आप बिल्कुल fail हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सारी चीजें तकरीबन questions wise ही आएंगी इसी तरह के mathematical. अभी तो ये बिल्कुल starting है and you will have a lot of things to do practically. ठीक है, thank you very much. और अब एक बात याद रखिए कि अगर अभी आप लोगों ने मुझे comments में और watch time में मुझे properly response ना मिला तो फिर ये करूंगी मैं जो मैं आप पिछले सेशंस के साथ करती थी कि आई विल मेक इट कंपल्सरी कि आप लेक्चर सुन के उस सारे को नोट डाउन करेंगे, उसे लिखेंगे, लिख के उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करके मुझे सेंड करेंगे पीडीएफ फाइल्स बना के अपने रोल नंबर के साथ, और सिर्फ उसी केस में मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी. अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप अदर द वे कर लें तो दैट्स बेटर. वैसे भी मैं नेक्स्ट ऑन आप लोगों को होमवर्क्स देना स्टार्ट कर दूंगी. अब इट्स नॉट लाइक असाइनमेंट, इट्स लाइक होमवर्क्स बिकॉज यू आर डूइंग अ सब्जेक्ट व्हिच इज काइंड ऑफ practical nature, so you would be getting a lot of questions which you will be answering. So please listen to it, properly pause करके देखें, जो भी जिस भी पॉइंट पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप दें कमेंट्स में, और आज ही के आज आपने ये सारा काम करना है. आई वुड नॉट entertain it on any other day. Alright, so thank you so much class, and it's the end of lecture.